नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है तो ध्यान से सुनिएगा। कहानी मैं सौरभ के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सुनाऊंगी क्योंकि ये कहानी सौरभ ने भेजी है और उन्हीं के पॉइंट ऑफ से सुनाना ज़्यादा बेहतर होगा। तो मेरा नाम सौरभ है और मैं गांव में अपने मम्मी पापा और 2 भाइयों के साथ रहता हूँ। भाई मेरे बड़े हैं और वो पूरे घर को संभालते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। उनकी खुद की एक बहुत बड़ी दुकान है जिसमें दोनों भाई और पापा काम करते हैं। वो परचून की दुकान है जिससे कि गांव वालों के लिए डेली का सामान वहाँ पर मिलता है। अब पापा का भी मन था कि मैं भी वही काम करूं, लेकिन मेरा मन नहीं लगता था उस काम में। मेरा मन तो था कि मैं कहीं बड़ी कंपनी में काम करूं, किसी बड़े शहर में जाकर काम करूं। ये मैं बचपन से ही सोचता था, लेकिन ये बातें किसी को समझ में नहीं आती थी। मैंने बहुत जिद की लेकिन घर वालों ने मेरी एक नहीं सुनी और पापा से इसी बात का झगड़ा मुझसे आए दिन होता रहता था। भैया भी बहुत समझाते थे लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। मुझे बस ये था कि मैं शहर जाऊं और किसी अच्छी जगह पर काम करूं। कॉलेज कंप्लीट हो गया था, इसलिए एक दिन मैंने जब झगड़ा बहुत हुआ तो मैंने घर छोड़ दिया। किसी को कुछ बिना बताए हुए रात को ही मैं घर से निकल पड़ा। ज़्यादा कुछ सामान नहीं, एक छोटा सा बैग और उसमें कुछ कपड़े और कुछ पैसे लेकर मैं घर से निकल गया था। घर वाले सो रहे थे, किसी को पता भी नहीं चला। मैं गांव से निकला और सीधे बस स्टॉप पर पहुंचा। बस से एक बड़े शहर पहुंच गया, लेकिन वहां ना ही मेरा कोई जानने वाला था ना कोई पहचानने वाला था। अब सबसे बड़ा ये चैलेंज था कि एक घर ढूंढना, उसके बाद एक जॉब ढूंढना। घर से तो भाग आया था लेकिन अब यहाँ पर आने के बाद, क्योंकि जब मैं उस स्टेशन पर पहुँचा इस शहर के, इतना बड़ा शहर, इतनी भीड़ चाल, ये सब मैंने पहली बार देखा था। ये देख करके मैं बहुत घबरा रहा था और अब मुझे अपनी माँ की याद आ रही थी क्योंकि भूख भी लग रही थी। तो मैं इधर उधर देखता हूँ तो बस स्टॉप के बाहर कुछ दुकानें थी खाने की, जैसे पूड़ी सब्जी का ठेला और ये सारी चीज़ें। तो मैंने भी एक जगह खड़े होकर के पूड़ी सब्जी खाई, लेकिन वो बात नहीं थी जो घर में होती है। मैंने खाना खाया और बस सुबह हो ही गई थी, तो इसलिए मैं इधर उधर भटकने लगा और एक घर की तलाश में बस ढूंढे जा रहा था, लेकिन कोई कुछ बता नहीं रहा था। बहुत पूरा दिन घूमने के बाद शाम के लगभग 4 बजे मुझे एक ऑटो वाला मिलता है। मैंने उससे पूछा कि भैया मुझे किराए पर घर चाहिए, क्या यहाँ पर कहीं आसपास में कम बजट में मुझे घर मिल सकता है क्या? तो उन्होंने कहा हाँ मिल तो जाएगा, चलो ठीक है मैं लेके चलता हूँ। तो वो मुझे शहर से थोड़ा बाहर लेकर गया और उसने वहाँ पर छोड़ दिया। उसने कहा यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर बहुत कम रेट में आपको कमरे मिल जाएंगे। मैंने देखा कॉलोनी तो बहुत दूर दूर थी लेकिन कोई दिख नहीं रहा था, तो मैंने उसको पैसे दिए। उसके बाद ऑटो से उतर करके मैं ढूंढने चल पड़ा। बस मन में यही था कि एक कमरा मिल जाए, मुझे और ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं था। छत चाहिए जहाँ पर मैं सो सकूँ, क्योंकि शाम भी होने वाली थी। तो मैं बस ढूंढते हुए एक घर के एकदम पास पहुँचा तो घर बहुत बड़ा था। उनका घर का दरवाज़ा नॉक किया तो उन्होंने दरवाज़ा खोला। मैंने उनसे रोते हुए कहा कि आंटी जी मुझे किराए पर घर चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ काम करने आया हूँ और मुझे बहुत परेशानी है। बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं चाहता, बस मुझे एक कमरा चाहिए। मैं आप लोगों को परेशान नहीं करूँगा, क्योंकि अकेले लड़के को घर देना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन वो आंटी ने मुझे जब देखा तो उन्होंने कहा बेटा ठीक है मैं कमरा दे दूँगी, ऊपर एक कमरा खाली है, ज़्यादा अच्छा तो नहीं लेकिन हाँ ठीक ठाक है और बजट भी तुम्हारे हिसाब से ही हो जाएगा। तो अब सौरभ खुश हो जाता है, तो वो कहता है कि मतलब आंटी जी मुझे कमरा दिखा दीजिए। तो वो कमरा दिखाती हैं। कमरा ठीक ठाक था, दूसरी मंजिल पर था और अगल बगल देखा तो अगल बगल कोई भी घर नहीं थे। सामने ही एक बिल्डिंग थी जो आधी बनी हुई पड़ी हुई थी और उस बिल्डिंग के आसपास कुछ भी नहीं था, वो खंडर जैसी बिल्डिंग थी।
वो इस कमरे की खिड़की से बिल्कुल साफ दिखाई पड़ती थी। अब मैंने बोला कि ठीक है, मैं आज से ही शिफ्ट हो जाऊंगा क्योंकि मेरे पास ज़्यादा कोई सामान नहीं है। आंटी ने बोला ठीक है, पैसे भी पहले ही दे दिए हमने। और उसके बाद कमरे में गया। कमरा साफ़ सुथरा नहीं था, इसलिए मुझे सफाई भी करनी पड़ी। 2 घंटे ये सब करने में चले गए। अब मुझे भूख लग रही थी तो आंटी ने बोला कि बेटा ऐसा है कि यहाँ आसपास कोई होटल नहीं है, इसलिए आज तो तुम मेरे साथ खाना खा लो, उसके बाद कल से अपनी व्यवस्था कर लेना। तो आंटी इतनी अच्छी थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो फाइनली आंटी इतनी अच्छी हैं। उन्होंने खाना भिजवा दिया था और मैंने रूम में ही खाना खा लिया। उसके बाद थका हुआ इतना था कि पूरा दिन इतना टहलने के बाद, घूमने के बाद, और गांव से जब से आया था सोया भी नहीं था, इसलिए 10 बजे लेटते ही मुझे नींद आ गई। नींद तो इतनी अच्छी आई थी कि रात के लगभग 2:30 बजे जब प्यास लगी तभी नींद खुली। अब उठकर बैठा तो देखा कि पानी थोड़ा सा ही था बोतल में। बस वो पानी की बोतल लेकर के मैं खिड़की के पास खड़ा हो गया क्योंकि गर्मी भी बहुत थी। खिड़की के पास खड़े खड़े मैं पानी पी रहा था, तभी मैंने देखा जो सामने बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में पुताई हो रही है। एक लेबर है जो पुताई कर रहा है, वो ऊपर से लटक करके रस्से से दीवार में पुताई कर रहा है। मैंने देखा, देखो ऐसे भी लेबर होते हैं, बताओ इतनी मुश्किल से पुताई कर रहे हैं, बहुत ही कठिन काम है। बस यही देखते देखते मैं पानी पीता हूँ, उसके बाद अपने बिस्तर पर जाकर सो जाता हूँ। हवा इतनी ठंडी आ रही थी कि रूम में मुझे ठंडक लगने लगी, तो मैंने चद्दर ओढ़ लिया। उसके बाद सुबह होती है और सुबह उठते ही मैं अपने बिस्तर सही करता हूँ और उसके बाद मैं खिड़की पर जाकर देखता हूँ तो वो बिल्डिंग वैसे की वैसी ही थी। ना ही कोई पुताई हुई थी और ना ही कोई सफाई। वो बिल्डिंग वैसे ही काई लगी हुई बिल्डिंग दिख रही थी। मैंने सोचा, रात को तो मैंने देखा था कि एक आदमी पुताई कर रहा है, पर ये सुबह तो ऐसा कुछ नहीं है। फिर सोचता है कहीं मैंने सपना तो नहीं देखा। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी आज तो बहुत काम है। सुबह 6 बज रहा था और उसने सोचा आज तो जॉब ढूंढनी है, इसलिए जल्दी जल्दी नहाता धोता है और घर से निकल जाता है। और किसी से बात भी नहीं हुई थी, इसलिए बहुत जल्दी निकला था। बस एक बैग लेकर के वो निकल गया। कई जगह धक्के खाने के बाद उसे एक शॉप में काम मिलता है। वो सोचता है चलो ठीक है, छोटा मोटा जैसा भी काम है मैं कर लूँगा और धीरे धीरे फिर बड़ी जगह पर भी काम मिल जाएगा। ऐसे ही चलते गए। 2 दिन हो गए थे। दूसरा दिन जब ये रात में सो रहा था, उस वक्त फिर ये जब उठा तो इसने देखा कि उस बिल्डिंग में फिर से पुताई हो रही है। पर आज सौरभ बड़ी गौर से देख रहा था कि आज मैं देखता हूँ आखिर ये पुताई जो कर रहा है सुबह क्यों नहीं दिखता है। ये काफ़ी देर देखता रहा। वो आदमी पुताई कर रहा था और एक बार अचानक से पीछे मुड़कर देखता है। जैसे ही सौरभ उस आदमी का चेहरा देखता है, उसका चेहरा बहुत अजीब था। मतलब कि चेहरे पे कुछ दिख ही नहीं रहा था, ना आंखें, ना नाक, ना मुंह। पर वो पुताई कैसे कर रहा था, वो कौन था, क्या था, ये सौरभ देख करके ही डर जाता है। वो तुरंत अपनी खिड़की बंद करता है। खिड़की बंद करके अपने बिस्तर पर लेट जाता है। बिस्तर क्या, वो चटाई पर उसने अपना चद्दर बिछा रखा था, उसी पर लेट जाता है। अब लेटे लेटे उसे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि बार बार उसका ध्यान उस पुताई करने वाले के ऊपर ही जा रहा था। एक बार फिर सोचा कि चलो एक बार फिर देखता हूँ। अब मैंने उठ के फिर से खिड़की से धीरे से झांकने की कोशिश की तो मैंने देखा कि वो पुताई करने वाला वहाँ पर नहीं है। अब मैं उठकर खड़ा हुआ और मैंने खिड़की खोली और जैसे ही खिड़की खोली वो आदमी मेरी खिड़की के ठीक सामने खड़ा हुआ था। मतलब खिड़की के नीचे दूसरी कोई खिड़की थी, उस खिड़की का वो जो आगे छज्जा होता है, उस छज्जे के ऊपर वो खड़ा हुआ था। ऐसा कैसे हो सकता था। मैंने तुरंत खिड़की बंद की। अब डर की वजह से मेरे पसीने छूट पड़े थे और मुझे बहुत डर लग रहा था। चिल्लाने का मन था या कमरे से बाहर जाने का मन था। वो खिड़की बराबर पीटे जा रहा था दोनों हाथ से। मैं देख सकता था कि वो खिड़की पीट रहा है। आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। मैं इतना ज़्यादा डरा हुआ था, ये कोने पर सिमट कर बैठ गया और बस उस खिड़की को देखे जा रहा था। वो खिड़की पीट रहा था। उसके बाद थोड़ी देर बाद एकदम से शांति हो जाती है तो मैं खिड़की के पास जाता हूँ। खिड़की में सिटकिनी लगा दी थी और उसके पास मैंने एक भगवान जी का कैलेंडर टांग दिया खिड़की पे। मेरे पास हनुमान जी का कैलेंडर था, मैंने वो कैलेंडर टांग दिया वहाँ पर और उसके बाद आराम से चटाई में लेट गया। मैंने कहा अब सुबह ही देखते हैं क्या होगा। लेकिन थोड़ी ही देर बाद
उसे महसूस हुआ उसके दरवाजे के पास कोई है, कोई दरवाज़ा नॉक करता है। अब ये सोचता है कि इतनी रात को कौन दरवाज़ा नॉक करेगा, क्योंकि 2:30-3 बज रहा था। तो ये धीरे धीरे उठता है, बस दरवाज़ा खोलने ही जा रहा था कि अचानक से इसके मन में आता है कि आंटी अंकल तो आज घर में है नहीं, तो आखिर दरवाज़ा कौन नॉक करेगा, वो ऊपर से इतने ऊपर आ करके। तो फिर ये दरवाज़ा नहीं खोलता है। दरवाजे के जो वो होल बना था, उस होल से ये देखने की कोशिश करता है बाहर कौन है। जब बाहर देखता है उस होल से, तो वो आदमी कमरे के बाहर खड़ा था। वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था वहाँ से कि तुम इस कमरे से चले जाओ, वरना तुम्हारी मौत तो तय है। अब ये सुन करके सौरभ बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो दरवाज़ा पीटे जा रहा था बराबर। सौरभ डर की वजह से बहुत ज़्यादा चीख रहा था वहाँ पर, लेकिन कोई उसकी आवाज़ सुनने वाला नहीं था, क्योंकि मकान मालिक थे नहीं और आस पड़ोस में भी कोई रहता नहीं था। सौरभ बहुत ज़्यादा डर गया था। जॉब तो मिल गई थी, लेकिन इस घर में आ करके अब उसका जीना मुश्किल हो रहा था। वो चुपचाप बैठा रहता है, इंतज़ार करता है कि कब सुबह होगी, और बस हनुमान जी का नाम लेता रहता है। तभी सुबह का 5 बजता है और मंदिरों की घंटियों की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। ये उठता है, दरवाज़ा खोलता है, देखता है कोई नहीं है। तब तक आंटी अंकल भी आ गए थे। ये दौड़ कर जाता है, आंटी अंकल को पूरी बात बताता है। तो आंटी अंकल तो पहले डांटते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं है, तुम क्या फालतू में अफवाह फैला रहे हो कि मेरे घर को भूतिया बता रहे हो। सौरभ कहता है नहीं आंटी, मैंने देखा है। तो वो कहती है अगर तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम है तो तुम घर छोड़ दो। अब सौरभ कहता है घर छोड़ दूंगा तो जाऊंगा कहाँ। तो कहता है कि आंटी घर तो नहीं छोड़ना है, क्योंकि मेरे पास प्रॉब्लम है, मैं 1-2 दिन बाद घर छोड़ दूंगा। उसके बाद अब ये बहुत डरा सहमा था। आज काम पर गया, लेकिन वहाँ भी मन नहीं लग रहा था। तो दुकान वालों ने पूछा क्या बात है, तो इसने बताई पूरी बात। तो उन्होंने कहा ऐसा है कि एक पास में मंदिर है, तुम वहाँ जा कर के पंडित जी से मिल लो, हो सकता है वो कुछ बताएं। तो जब ये पंडित जी के पास जाता है तो पंडित जी उसे कलावा देते हैं हाथ में बांधने के लिए, और एक कलावा देते हैं कि अपने कमरे के दरवाजे के पास बांध देना। अब ये वहाँ से आता है और वो कलावा मंदिर के मतलब घर के दरवाजे पे बांध देता है, और अपने हाथ में तो बंधा ही था। अब अपने कमरे में जाता है, खाना लेकर के ही आया था, तो खाना खाकर बस सो जाता है। रात के लगभग कुछ वही 11-12 बजा था। तो कहता है कि मैं सो रहा था और अचानक से मुझे लगा जैसे मेरे बगल में कोई लेटा है और उसके खर्राटों की आवाज़ आ रही है। अब मैं खिसकता जा रहा था, लेकिन वो इंसान जो लेटा था वो भी खिसक रहा था बराबर। अब मुझे महसूस तो हो गया था कि मेरे पीछे कोई लेटा है, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी कि उधर मैं देख सकूं। मैं धीरे से खिसक करके आगे बढ़ा और उठकर बैठा। जब मैं उठकर बैठा तो मैंने देखा कि कोई तो लेटा है, लेकिन अंधेरे की वजह से क्लियर नहीं था, इसलिए मैं उठ करके धीरे से दरवाजे से बाहर निकला। जब बाहर निकल के मैं दरवाज़ा बंद कर रहा था, तब वो आदमी एकदम से उठकर बैठ जाता है और इतनी ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। उसे देख करके मैं और ज़्यादा डर गया था। बस उतनी रात को ही मैंने घर छोड़ दिया। मैं घर छोड़ करके बाहर एक बिजली का खंभा था, उस खंभे के पास बैठ गया था जाकर। वहाँ पर एक नीम का पेड़ भी था। तो वहाँ पर एक छोटी सी चाय की दुकान थी, तो उस दुकान के पास में जाकर बैठ गया। और चाय की दुकान तो बंद थी रात में, लेकिन मैं वहीं पर बैठा रहा। वहाँ पर एक बुज़ुर्ग आदमी थे जिनकी वो दुकान थी, तो उनके पास बैठा रहा। और वो पूछते हैं कि बेटा क्या बात है, तुम इतनी रात को यहाँ क्यों बैठे हो, अंदर चले जाओ, अपने घर चले जाओ। तो मैंने बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि बेटा आज से कुछ साल पहले जिस कमरे में तुम रह रहे हो, उस कमरे में एक मिस्त्री रहता था जो घर बनाते हैं, पुताई करते हैं, ये सारे काम करता था। वो बहुत अच्छा लड़का था, लेकिन पता नहीं अचानक से कैसे एक दिन उसकी मौत हो जाती है। वो उसी कमरे में मरा हुआ पाया गया था। अब लोग कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि ठेकेदार पैसे नहीं दे रहा था, और जिस वजह से उसकी घर की स्थिति वैसे ही ख़राब थी। तो वो उस पता नहीं सुसाइड किया उसने या उसकी तबीयत ख़राब हो गई, ये चीज़ें तो नहीं पता चली, लेकिन उसकी मौत हो गई थी। उसकी बॉडी को उसके घर भिजवा दिया गया था। लेकिन उस दिन के बाद से कहते हैं यहाँ पर उसकी आत्मा घूमती है, टहलती है, लोगों को दिखाई पड़ती है उस बिल्डिंग में काम करते हुए, क्योंकि ये इसी बिल्डिंग में काम करता था।
सौरभ समझ चुका था कि मैं बुरी तरह से फंस गया हूँ, अब मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। रात भर ये उसी दुकान पर बैठता है और सुबह अपना सामान समेट करके वहाँ से चला जाता है। अब उसने सोचा कि मैं यहाँ रहूँगा ही नहीं, मैं सीधे अपने गाँव ही जाऊँगा। तो सौरभ मन ही मन बहुत रो रहा था। कहता है कि मैं इतना रो रहा था कि मुझे अपने घर वालों की याद आ रही थी, मैं बहुत परेशान था। बस में बैठा सीधे अपने गांव पहुंचा, अपने मम्मी पापा को सॉरी बोला, भैया को सॉरी बोला। उसके बाद मैं बस अपनी दुकान में ही काम करने लगा और ये सारी बातें धीरे धीरे भूल गया मैं। और अब लेकिन जब कभी कोई शहर जाने का नाम लेता है तो मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा डरावना था। ये तो अच्छा था कि मेरे साथ कुछ ज़्यादा बुरा नहीं हो पाया था, मैंने जल्दी ही वो घर छोड़ दिया था। लेकिन कहते हैं जो लोग ज़्यादा दिन वहाँ रहे हैं या तो वो पागल होकर निकले हैं या फिर उनकी मौत हो गई है। तो आप लोगों को सौरभ की ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।